प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमए फाइनल ईयर का 8th बी पेपर क्रिमिनोलॉजी के अंतर्गत बाल अपराध में आज हम बाल अपराध के कारणों की चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में अनुसंधानकर्ता सामान्यतः इस बात पर सहमत है कि बाल अपराध में कई कारक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इन कारकों को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 है वैयक्तिक कारक और स्थितिजन्य कारक। वैयक्तिक कारकों में व्यक्तित्व के गुण जैसे आत्मसमर्पणशीलता, अवज्ञा, शत्रुता, आवेगशीलता, असुरक्षा की भावना, डर, आत्मनियंत्रण की कमी, संवेगात्मक संघर्ष आदि सम्मिलित हैं। जबकि दूसरे समूह में 5 भाग किए जा सकते हैं, जिनमें परिवार, मित्र, विद्यालय वातावरण, चलचित्र और कई वातावरण आदि कारक सम्मिलित हैं। यहाँ अब हम बाल अपराध में परिवार के योगदान की चर्चा करेंगे। नंबर 1 फैमिली, परिवार। बहुत से सिद्धांत प्रतिपादक परिवार को बाल अपराध के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। वर्ग स्थिति, मित्र, समूह संबंध, वर्ग गतिशीलता आदि भी परिवार के वातावरण से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित होते हैं। इरविंग कॉफमैन, सिडनी बर्मन, ऑगस्ट एशवार्न आदि जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतवादी अपराध के कारणों को प्रारंभिक बचपन के अनुभवों, संवेगात्मक उपेक्षाओं, लालन पालन की प्रक्रियाओं आदि से जोड़ते हैं, जो कि व्यक्तित्व के निर्माण और अभिरुचियों, मूल्यों और जीवन शैली के विकास को प्रभावित करते हैं। असामाजिक स्वरूप में अभिव्यक्त किया गया असामान्य व्यवहार मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इन्हीं कारणों का परिणाम है। जहां मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व भिन्नताओं की पहचान से संबंध रखता है, जैसे प्रेरणा, मूल्य एवं आवश्यकताएं, वही समाजशास्त्री सामाजिक पर्यावरण, सामाजिक व्यवस्था में कारकों तथा अपराध को प्रभावित करने वाली संस्थाओं की कार्यप्रणाली आदि पर चिंतित होता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक आंतरिक नियंत्रण पर केंद्रित रहते हैं और समाजशास्त्री बाह्य नियंत्रण पर ध्यान देते हैं। अपराधी व्यवहार को जन्म देने वाले पारिवारिक पर्यावरण का विश्लेषण, टूटे परिवार, पारिवारिक तनाव, माता पिता के द्वारा तिरस्कार, माता पिता का नियंत्रण और पारिवारिक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में किया जा सकता है। कार के अनुसार एक सामान्य परिवार वह है जो संरचनात्मक दृष्टि से पूर्ण, जहां माँ बाप दोनों जीवित हो, कार्यात्मक रूप से पर्याप्त, प्रत्येक सदस्य वांछित भूमिका अदा करता हो, जो तनाव कम करते हों, नैतिक रूप से मजबूत, प्रत्येक सदस्य परिवार और संस्कृति के नैतिक मूल्यों के अनुरूप चलता हो, और आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित, जिसमें सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। परिवार तब असामान्य होता है जब इनमें से कोई भी विशेषता कम हो। परिवार पर्यावरण से संबंधित निम्न 5 पहलुओं का विश्लेषण आवश्यक है। नंबर 1 ब्रोकन फैमिली। यह परिवार जहां माता पिता में से एक ना हो, या तो पृथकता या तलाक या मृत्यु के कारण बच्चों को स्नेह देने में या नियंत्रण करने में असफल रहता है। नंबर 2 परिवार तनाव, फैमिली टेंशन। यह भी अपराधी व्यवहार में प्रमुख कारक है। अब्राहम सेन ने पाया कि पारिवारिक तनाव घृणा और शत्रुता का परिणाम है। नवयुवक तनावपूर्ण पारिवारिक तनाव में न तो सुरक्षित रहता है और न ही संतुष्टि का अनुभव करता है। लंबी अवधि तक चलने वाला पारिवारिक तनाव पारिवारिक सौहार्द को कम करता है और पारिवारिक समस्याओं के समाधान और बच्चों के पालन पोषण में सहायक वातावरण प्रदान करने में माँ बाप की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अनेक विद्वानों ने यह पाया कि सौहार्दपूर्ण परिवार कम अपराधियों को जन्म देते हैं, जबकि माता पिता में से एक तनाव या झगड़ालू संबंध पनपने के कारण परिवार छोड़कर चला जाता है। नंबर 3 माता पिता द्वारा तिरस्कार। इस बाल अपराध से महत्वपूर्ण संबंध है। यदि तिरस्कृत व उपेक्षित बालकों को स्नेह तथा परिवार का समर्थन और संरक्षण न मिले, तब वह परिवार से बाहर के विचलित व्यवहार वाले गिरोह में सम्मिलित हो जाएगा। अध्ययनों में पता चला है कि यह देखा गया है कि माता पिता और बच्चे का आपसी तिरस्कार उसके संबंध
प्रत्यक्ष संबंधों को खराब करता है और इसका परिणाम अपराधी व्यवहार हो सकता है। जैकिंस ने पाया कि माता पिता के तिरस्कार का बच्चे के विकास एवं अंतःकरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उसने निश्चयपूर्वक कहा कि यथेष्ट अंतर्विवेक की कमी तिरस्कृत होने के कारण शत्रुता की भावना के साथ मिलकर आक्रामकता को जन्म देती है। एमेंड्री ने भी माना है कि बाल अपराधी अनापराधियों की अपेक्षा माता पिता का प्यार, मात्रा एवं गुण दोनों ही कम पाते थे। जैसे टूटा हुआ परिवार, पारिवारिक तनाव और माता पिता का तिरस्कार परिवार संरचना की सामर्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि माता पिता द्वारा अपनाए ये वे नियम हैं, ये वे नियम के तरीके या अनुशासन के स्वरूप भी अपराधी व्यवहार के विकास में भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों के पालन पोषण में अपनाए गए अनुशासन के प्रकार अलग अलग स्थितियों में तथा भिन्न भिन्न बच्चों में भिन्न भिन्न होते हैं। अनुशासन का प्रभुत्वपूर्ण दृष्टिकोण बच्चे के मित्र समूह संबंधों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चा अपने साथियों के साथ स्वतंत्रता से व्यवहार नहीं कर पाएगा। दूसरी ओर नम्र अनुशासन बच्चे के व्यवहार के निर्देशन करने के लिए आवश्यक नियंत्रण प्रदान नहीं करेगा। अनुचित या पक्षपातपूर्ण अनुशासन बच्चे में यथेष्ट अंतःभावना का विकास करने में असफल रहता है। बड़ों को बच्चे का आदर्श बनने से रोकना है और किशोरों की माता पिता को आहत करने की इच्छा और अपराधी व्यवहार को कम करता है। ग्लुक्स ने पाया कि अपराधियों के माता पिता बातचीत की अपेक्षा शारीरिक दंड का प्रयोग अधिक करते थे। अनअपराधी बच्चों की अपेक्षा अपराधी बच्चों के माता पिता दोनों अपने अनुशासनात्मक उपायों में एकदम एक रूप नहीं थे। यदि अनुशासन के उपायों का वर्गीकरण स्नेहपरक अनुशासन, दंडात्मक अनुशासन, ढीला अनुशासन और गलत अनुशासन में किया जाए तो अंतिम 3 प्रकार अपराध से संबंधित कहे जा सकते हैं। नंबर 4, संवेगात्मक अस्थिरता। यह अस्थिरता माता पिता में से एक में या दोनों में होने पर भी बच्चा अपराधी व्यवहार करने लगता है। नंबर 5, परिवार की आर्थिक दशा। अंत में परिवार अर्थशास्त्र भी बाल अपराध में महत्वपूर्ण कारक कहा जाता है। बच्चों की आवश्यकताओं को जुटा पाने में असमर्थ परिवार भी बच्चे में असुरक्षा पैदा कर सकता है और उस नियंत्रण की मात्रा को प्रभावित कर सकता है जो परिवार बच्चे पर डाल सकता है, क्योंकि यह भौतिक समर्थन तथा सुरक्षा परिवार के बाहर खोजता है। पीटरसन और बेकर ने बताया है कि अपराधियों के परिवार प्राय भौतिक रूप से अवदृश्यित होते हैं, जो कि बाल अपराधी के स्वयं के प्रतिबोधन को प्रभावित कर सकते हैं और उसको घर से भगाने में सहायक हो सकते हैं। फिर भी यह कहा जा सकता है कि आर्थिक स्थिति और भौतिक संपत्ति मध्यम वर्गीय तथा उच्च वर्गीय बाल अपराध की व्याख्या नहीं कर पाते हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति अपराध के कारणों में से एक कारक हो सकती है। नेक्स्ट, पड़ोस का प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा नगरीय क्षेत्रों में अधिक होता है। परिवार के अलावा बच्चा अपना अधिकतर समय पड़ोस के बच्चों के साथ बिताता है। पड़ोस अपराध में व्यक्तित्व संबंधी आवश्यकताओं में व्यवधान बनकर संस्कृति संघर्ष पैदा करके तथा असामाजिक मूल्यों को पोषित करके सहायक हो सकता है। दूसरी ओर सामाजिक मूल्यों के रखरखाव में घर के प्रभाव का पूरक बनकर भी पड़ोस सहायक हो सकता है। भीड़ भाड़ वाले तथा अपर्याप्त मनोरंजन की सुविधाओं वाले पड़ोस बच्चों की खेल की प्राकृतिक प्रेरणाओं की उपेक्षा करते हैं और अपराधी समूहों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। पड़ोस में छवि गृह, सस्ते होटल, वीडियो गृह आदि भी अपराध के और बुराइयों के जन्म स्थल होते हैं। नेक्स्ट, चलचित्र और अश्लील साहित्य। अनैतिकता, मद्यपान, धूम्रपान व साथ ही गंदे चलचित्र, कामुक पुस्तकें बच्चों और किशोरों के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार वे अपराध के तरीके भी सिखाते हैं। हमारे देश के कई भागों में चोरी, सेंधमारी और अपहरण आदि में सिनेमा के तरीकों का प्रयोग करने के जुर्म में अनेक बालक पकड़े जाते हैं। वे दावा करते हैं कि उन्होंने सिनेमा से वे अपराध के तरीके सीखे थे।
चलचित्र सरलता से धन प्राप्त करने की इच्छा जागृत करके इन उपलब्धियों के लिए विधियां सुझाकर, साहस की भावना भरकर, यौन भावनाएं फड़काकर और दिवा स्वप्न दिखाकर भी बच्चों में अपराधी व्यवहार की अभिरुचि का विकास करते हैं। बाल अपराध का समाज शास्त्र। मर्टन, फ्रेडरिक थ्रेशर, क्लीफोर्ड शॉ, हेनरी मेके, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, एल्बर्ट कोहेन, क्लोवर्ड और ओहोलिन आदि समाज शास्त्रीय सिद्धांतवादियों ने बाल अपराध के अपराध शास्त्रीय ज्ञान में प्रमुख योगदान किया है। इनका विस्तार से विवरण इस प्रकार से है। मर्टन का अप्रतिमानता या मानक शून्यता सिद्धांत यह है कि जब पर्यावरण के भीतर उपलब्ध संस्थात्मक साधनों और उन लक्ष्यों के जिन्हें व्यक्तियों ने अपने परिवेश में चाहा था बीच कोई विसंगति रह जाती है, तब तनाव या कुंठा पैदा होता है और प्रतिमान नॉर्म्स टूटते हैं और परिणाम स्वरूप विचलित व्यवहार का जन्म होता है। इस प्रकार मर्टन विचलन में वैयक्तिक प्रेरणात्मक कारकों की चर्चा नहीं करता, अर्थात उसके द्वारा बताए गए व्यवहार के 5 तरीकों में से एक का चुनाव करने में, तथा वह यह समझाने में असफल रहता है क्यों एक सी स्थितियों में सभी व्यक्ति विचलन को नहीं चुनते। फ्रेडरिक थ्रेशर का गिरोह सिद्धांत समूह अपराध पर आधारित है तथा यह कोहेन व क्लोवर्ड और मिलर की तरह ही साथियों के प्रभाव को स्पष्ट करता है। थ्रेशर यह नहीं कहता कि गिरोह अपराध का कारण है, बल्कि वह कहता है कि गिरोह बाल अपराध में सहयोग करता है, उस प्रक्रिया को समझाते हुए जिसमें कोई समूह व्यवहार संबंधी कुछ विशेषताओं को अपनाता है और फिर उन्हें अपने सदस्यों को प्रेषित करता है। थ्रेशर कहता है कि गिरोह किशोर अवस्था की अवधि में निरंतर खेल समूहों और अन्य समूहों के बीच संघर्ष से उत्पन्न होता है और फिर अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा तथा उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उस गिरोह में परिवर्तित हो जाता है जो उनका पर्यावरण और उनका परिवार उन्हें प्रदान नहीं करता। धीरे धीरे गिरोह विशिष्ट गुणों का विकास करता है, जैसे कार्य करने की विधि, अपराधी तकनीकों को प्रचारित करता है, पारस्परिक हितों और अभिरुचियों को उकसाता है और अपने अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करता है। थ्रेशर ने इस बिंदु पर बल दिया है कि गिरोह की सभी क्रियाएं विचलन नहीं होती तथा गिरोह के सदस्यों का अधिकतर समय सामान्य खेल संबंधी क्रियाओं व अन्य किशोर क्रियाओं में व्यतीत होता है। इस प्रकार उसका थीसिस मुख्य रूप से यह कहता है कि पर्यावरण का दबाव अपराधी व्यवहार के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट, शॉ और मैके का सांस्कृतिक पारगमन का सिद्धांत। ये मानते हैं कि अपराध व्यक्तिगत तथा समूह संपर्क के द्वारा संप्रेषित किया जाता है तथा प्रभावी सामाजिक नियंत्रण एजेंसियों की कमी देश के कुछ बड़े नगरों में अपराध की ऊंची दर में सहायक होती है। अपराध क्षेत्र निम्न आय तथा भौतिक रूप से अवांछित क्षेत्र होते हैं जिनके सदस्य आर्थिक उपेक्षाओं का शिकार होते हैं। इन क्षेत्रों में लड़के आवश्यक रूप से असंगठित, कुसमायोजित या असामाजिक नहीं होते। इन क्षेत्रों में मौजूद अपराधी परंपराओं का प्रभाव ही उन्हें अपराधी बनाता है। यदि यह प्रभाव न होता तो वे अपराध से अलग अन्य क्रियाओं में संतुष्टि प्राप्त करते। शॉ और मेके मानते हैं कि अन्य कारक भी कुछ युवकों को अपराधी कृत्यों में संलग्न होने में सहायक हो सकते हैं, लेकिन वे अनुभव करते हैं कि समुदाय में मौजूद आर्थिक व सामाजिक कारकों के सामने वे गौण हैं। अपराध का सीखना सदरलैंड के सिद्धांत में भी संदर्भित है। नेक्स्ट, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का स्व का सिद्धांत और भूमिका सिद्धांत। ये कहते हैं कि कुछ सीमित संख्या में ही व्यक्ति अपराधी पहचान धारणा करते हैं, जबकि अधिक संख्या में लोग कानून पालक ही रहते हैं। वह कहता है कि अपराधी बनने तथा अपराधी पहचान धारण करने में कानून उल्लंघन करने वालों की केवल संगति करने से भी कुछ अधिक सम्मिलित होता है। इस प्रकार के संपर्क व्यक्ति के लिए सार्थक होने चाहिए और स्व तथा भूमिका की उन अवधारणाओं के समर्थक होने चाहिए जिनके प्रति वह समर्पित होना चाहता है। नेक्स्ट, एल्बर्ट कोहेन का श्रमिक वर्ग के लड़के तथा मध्यम वर्गीय मानदंडीय सिद्धांत।
इनका मानना है कि अपराध मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग की घटना है। वह कहते हैं कि श्रमिक वर्ग का लड़का जब कभी मध्यम वर्गीय जगत में आता है तो वह स्वयं को स्थिति संस्तरण में सबसे नीचे पाता है। वह मध्यम वर्गीय मूल्यों को एक स्तर तक मानता है, क्योंकि या तो वह मध्यम वर्गीय व्यक्तियों के अच्छे विचारों का सम्मान करता है या कुछ सीमा तक उसने स्वयं को मध्यम वर्गीय मानकों में अभियंत्रित कर लिया है, इसलिए उसके समक्ष समायोजन की समस्या आती है। अपराधी उपसंस्कृति इन बच्चों को स्थिति का आधार जो बच्चे प्राप्त कर सकते हैं प्रदान करके समायोजन की समस्या हल करती हैं। अपनी सफलता के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष का सामना करने के लिए व्यवहार कुशल न होने के कारण श्रमिक वर्ग के लड़के कुंठा का अनुभव करते हैं, मध्यम वर्गीय मूल्यों तथा मानकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया करते हैं और उनके अनुपयोगी विकृत निषेधात्मक मूल्यों को अपनाते हैं।